बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। आज दरअसल बात इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष लगातार जारी है उसकी करेंगे बात। दरअसल पुतिन की होगी बात, खमनेई की होगी और बात होगी भारत की भी, हिंदुस्तान की भी। दरअसल आज की तारीख में जब 4 दिन बीत चुके हैं इजराइल और ईरान की जंग के बीच, तो आज की स्थिति कैसी है? क्योंकि खबर यह भी है कि आज की तारीख में सुबह सुबह तेल अवीव के कई ऐसे इलाकों में दरअसल हमला किया गया है, मिसाइल अटैक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है। अलग अलग तस्वीरें वो देखने को मिल रही हैं इस वक्त इजराइल के भीतर, ईरान के भीतर और उनकी राजधानियों के भीतर जो इलाके हैं वहां की तस्वीर भयावह है और चिंताजनक है, तनाव की है। और यही कारण है कि इस वक्त विषय चर्चा का बना हुआ है कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग के हालात बने हुए हैं, संघर्ष जो बना हुआ है, उस संघर्ष का अंजाम क्या होगा? भारत कौन सी भूमिका अता करेगा, कौन सी भूमिका निभाएगा, भारत की क्या भूमिका होगी? खबर यह है कि जयशंकर ने भी बातचीत की है दो मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ। तमाम चीजों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दरअसल बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ आपको हम बताते चलें, मशहद में इजराइल की भीषण तबाही देखने को मिली है। ईरानी एयरबेस पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। एक साथ ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। मशहद में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने दरअसल एयर स्ट्राइक की गई है। ईरान के कई ड्रोन्स ईरान ने दागे हैं। इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है ईरानी एयरबेस पर। ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीरें आई हैं सामने। ताबड़तोड़ बमबारी की गई है इजराइल के अंदर, इजराइल के अलग अलग इलाकों में एयरबेस पर। ईरानी जो एयरबेस है वहां पर भी बमबारी हुई है। ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। तो ये दरअसल खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। ईरानी एयरबेस पर ताबड़तोड़ बमबारी देखने को मिली है। एक साथ ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मशहद में इजराइल ने हमला किया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते चले, एक साथ ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। मशहद में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। ईरानी एयरबेस पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। एक साथ ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। इजराइल और ईरान ब्रेकिंग के तौर पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो मिसाइलों से हमले किए गए हैं, उनकी एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है जहां पर धुएं का गुबार आपको नजर आता दिखेगा। خونه ما لرزید، خونه اینجا لرزید با اینکه تقریبا 3 کیلومتر فاصله. وای خدا، هنوزم داره صدا میده. महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चले, जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस समय बनी हुई है। ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं और ये दरअसल हमला किया गया है, मिसाइल से अटैक किया गया है। ईरान के एयरबेस पर हमला किया गया है, ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ये तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बड़ी और महत्वपूर्ण हम खबर आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीर भी, और इन तस्वीरों के जरिए ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त स्थिति आखिर क्या बनी हुई है इन तस्वीरों के जरिए। तो ये आपको बताते चले बड़ी خونه ما لرزید، خونه اینجا لرزید با اینکه تقریبا 3 کیلومتر فاصله.
तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति थी और क्या वहां तस्वीर देखने को मिल रही है। ये गुबार आप अपने आप से ही देख सकते हैं और ये जाहिर तौर पर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। मशहद में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक देखने को मिली है और ताबड़तोड़ बमबारी हुई है ईरानी एयरबेस पर। एक साथ ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। जानकारी आपको हम लगातार देते जा रहे हैं। मशहद में इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी देखने को मिल रही है, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ईरान ने कई ड्रोन्स दागे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते जा रहे हैं। ईरानी एयरबेस पर ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक साथ ईरान की कई ड्रोन्स दागे गए हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इजराइल ईरान की ओर से संघर्ष लगातार जारी है। जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि किस तरह की तस्वीरें वहां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या तस्वीरें इस समय वहां पर देखने को मिल रही है, स्थिति क्या देखने को मिल रही है। और ये अपने आप में ही बता रहे हैं कि इस समय इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बेहद तेज है। दरअसल 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों के भीतर हर रोज इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। रात होते होते तमाम ड्रोन हमले देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच अब अमेरिका कैसे इन दोनों देशों के बीच क्या सामंजस्य स्थापित कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको लेकर भी ये देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा एक बयान उनका भी जारी होता है और डोनाल्ड ट्रंप खamenei को लेकर अपना बयान देते हैं, कहते हैं कि किस तरह से उनको साइड करना है, वो भी बात निकल के सामने आई। लेकिन इन सब के बीच में अब स्थिति क्या बनी हुई है, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। نیرو هوایی مشهد زدن الان نیرو هوایی مشهد و پایگاه نیرو तो هوایی आपको مشهد बताते رو चले زدن صدای انفجار خیلی तो بلند बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चल रहे हैं और इस वक्त तबाही का मंजर इस वक्त चारों ओर देखने को मिलता नजर आ रहा है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके बीच हम लेकर हाजिर है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, तस्वीरें भी अपने आप में ये बयां कर रही हैं। نیرو هوایی مشهد زدن الان نیرو هوایی مشهد و پایگاه نیرو هوایی مشهد رو زدن बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चल रहे हैं, जानकारी आपके साथ हम साझा करते चल रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर एक और आपको, दरअसल एक और आपको बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं। एक और अहम जानकारी आपको इजराइल और ईरान के युद्ध से संघर्ष से जुड़ी हुई देते चलते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताएं, इजराइल ईरान की 1/3 मिसाइल लॉन्च तबाह हुए हैं। बीती रात 120 लॉन्चर तबाह किए गए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है। नेवी मिसाइल शिप से ईरानी हमले नाकाम किए गए हैं। ईरान का 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह किया गया है। ईरान का 1/3 मिसाइल लॉन्चर तबाह किया गया है, ऐसी जानकारी आईडीएफ की तरफ से निकलकर सामने आई है। आईडीएफ का यह बयान सामने आया है। आईडीएफ ने कहा है कि बीती रात 120 लॉन्चर तबाह किए गए हैं। नेवी मिसाइल शिप से ईरानी हमले किए जा रहे हैं। ईरानी दरअसल 120 लॉन्चर पूरी तरीके से तबाह किए गए हैं। ये बीती रात की बात है, ऐसी जानकारी आईडीएफ की तरफ से साझा की गई है। आईडीएफ की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। बीती रात 120 जो आपको बताते चले जानकारी, ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इस समय संघर्ष बेहद तेज नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष है लगातार जारी है, तेज है और यही कारण है कि इस वक्त स्थिति बहुत मुमकिन है कि कई देश मिलकर इस स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से संघर्ष विराम किया जाए
वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त जो इजराइल और ईरान के बीच की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तकरीबन 4 दिन हो चले हैं और इन 4 दिनों में लगातार हर रोज दोनों ही ओर से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इनके अलावा तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। महत्वपूर्ण खबर हम आपको देते चल रहे हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर ये दरअसल देखने को मिली है, तो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जानकारी आपको हम दे रहे हैं जहां इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष तेज हो चला है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताते चले, जानकारी आपके साथ हम साझा करते चल रहे हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बेहद तेज नजर आ रहा है और इस संघर्ष के बीच में स्थिति जो नजर आ रही है, स्थिति के बीच में अभी की तारीख का जिक्र करें, पिछले 4 दिनों के भीतर लगातार संघर्ष तेज हुआ है। इस संघर्ष में दोनों ही तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं और यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बेहद तेज नजर आ रहा है। इजराइल ने तेहरान के आसमान पर कब्जे का ऐलान भी बाकायदा किया हुआ है। ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जानकारी आपके साथ साझा करते चले, ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल अटैक तेज हो चले हैं। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसी भी जानकारी है कि तेल अवीव में लगातार वहां पर हमले जो अटैक किए जा रहे हैं तेज हो चले हैं और तेल अवीव में जो अमेरिका का दूतावास है वहां पर उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बेहद तेज नजर आ रहा है। बीती रात दोनों देशों के बीच हवाई हमले और तेज हो चले हैं। हमलों में दरअसल जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और उसमें कई नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है, घायल भी हुए हैं। दुनिया भर में जो लीडर्स हैं वो इस जो संघर्ष चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच उसमें किस तरह से इसको शांत किया जाए, कैसे इसमें महत्वपूर्ण खबर हम लगातार आपको बताए चल रहे हैं और बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की एक और आपको हम बड़ी खबर देते चलते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर एक और आपको हम दे रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा करें। दरअसल इजराइल ईरान का एक तिहाई लॉन्चर बीती रात 120 लॉन्चर तबाह किए हैं। नेवी मिसाइल शिप से ईरानी हमले नाकाम हुए हैं। तो आपको बीती रात एक और जानकारी, ईरान की राजधानी पर विनाशक बमबारी हुई है। करीब 100 घंटे से ईरान में नॉन स्टॉप हमले किए गए हैं। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। लेबनान की तरह बमबारी का प्लान है। इजराइल शुरू कर सकता है ऑपरेशन दाहिया। ईरानी नागरिकों को तेहरान छोड़ने का बाकायदा संदेश दिया गया है। दरअसल आपको बताएं, ईरान की राजधानी में विनाशक बमबारी की जा रही है। करीब 100 घंटे हो चले हैं, नॉन स्टॉप बमबारी की जा रही है। लेबनान की तरह बमबारी हो रही है और आपको बताते चले, लेबनान की तरह बमबारी का प्लान है। ऑपरेशन दाहिया शुरू किया जा सकता है।
ईरानी नागरिकों को तेहरान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ईरानी जो नागरिक हैं उनको तेहरान छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तेहरान वो इलाका है जहां पर रिहायशी इलाका है और पॉश एरिया में शुमार है, लेकिन अब ईरानी लोगों को कहा जा रहा है तेहरान छोड़ दीजिए, क्योंकि आशंका है कि तेहरान में एयर स्ट्राइक की जा सकती है, वहां पर भी बहुत बड़े हमले हो सकते हैं। क्योंकि पिछले 100 घंटे का जिक्र करें कंटिन्यू बेसिस पे लगातार दरअसल नॉन स्टॉप फायरिंग की जा रही है, अटैक्स किए जा रहे हैं। इन सब के बीच तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। और इन सब के बीच में बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम देते चल रहे हैं, और इन सब के बीच में बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको देते चल रहे हैं, जानकारी आपके साथ साझा करते चल रहे हैं। एक ग्राफिक्स है वो भी हम आपको प्ले करके बताते हैं कि कितनी मौतें दरअसल अब तक हो चली हैं, वो भी आप प्ले कर दीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच में तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान में मौत दरअसल देखिए तकरीबन 224 हो चुकी है। ईरान में घायलों की संख्या 650 से ज्यादा है। ईरान का हमला मिसाइल से हुआ है लगातार 400 प्लस। ईरान का हमला मिसाइल से तकरीबन 400 से पार हो चुका है। इजराइल का अगर जिक्र करें 24 मौतें हुई हैं। इजराइल में घायलों की संख्या 100 से ज्यादा है। इजराइल का हमला फाइटर जेट से हुआ है 400 से ज्यादा। तो ये चौथे दिन की अपडेट हम आपको दे रहे हैं ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर। इजराइल और ईरान को जो युद्ध है डे 4 अपडेट यही है। ईरान में मौत का आंकड़ा तकरीबन 224 हो चला है। घायलों की संख्या 650 से ज्यादा हो चली है। ईरान का हमला लगातार मिसाइलों से हो रहा है। ईरान लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। इजराइल का अगर जिक्र करें 24 मौतें हुई हैं। इजराइल में घायलों की संख्या 100 से ज्यादा है और हमला फाइटर जेट से किया जा रहा है। यही एक कारण है कि दो आपको हम आंकड़े दर्शा रहे हैं, क्योंकि चौथे दिन में ये संघर्ष चला गया है। चौथे दिन अगर अपडेट का जिक्र करें तो 2 अपडेट ये नजर आती हैं। मौत का आंकड़ा जाहिर तौर पर ईरान ज्यादा नजर आता है, और यही कारण है कि ईरान के लगातार अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि वो क्षेत्र छोड़ दें। तेल अवीव का जिक्र करें या फिर तेहरान का जिक्र करें, वहां पर भी लोगों को छोड़ने के कहा जा रहा है, क्योंकि आशंका खतरे की लगातार कही जा रही है। 100 से ज्यादा घंटे हो चले हैं और उन घंटों में लगातार कंटिन्यू बेसिस पर गोलीबारी हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, और इन सब के बीच में मौत के आंकड़े आपको हम दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ईरान में मौत का आंकड़ा 224 तक पहुंच गया है। जाहिर तौर पर इसमें इजाफा होने की पूरी आशंका है, और घायलों की संख्या 650 से ज्यादा है। इजराइल का जिक्र करें 24 लोगों की जान जा चुकी है इस संघर्ष में, और घायलों की संख्या 100 से ज्यादा है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लगातार जानकारी साझा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये डे 4 जो दरअसल संघर्ष है, उस डे 4 में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर योगेश हमारे साथ दरअसल जुड़ गए हैं इस पूरे संघर्ष पर। उनसे और ज्यादा जानकारी, उनसे बातचीत करेंगे, डिटेल लेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, उनको क्या लगता है। दरअसल रशिया मामलों के जानकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी नमस्कार। अभी जो स्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान के बीच जी, उससे सीधे तौर पे भारत के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि भारत के लिए समस्या तो है ही है, और साथ साथ एक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होगा। लेकिन अभी अगर स्थिति का देखें,
क्या आपको लग रहा है भारत का क्या परिप्रेक्ष्य है, वो मैं आगे आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा और फिर से बातचीत करेंगे उस परिप्रेक्ष्य में। अभी जो सिचुएशन वहां पर हो रखी है, संघर्ष जो इस समय लगातार जारी है, डे 4 में भी कंटिन्यू बेसिस पर वहां पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में क्या आपको प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से जो पड़ोसी मुल्क हैं या फिर जो शक्तिशाली हैं, विकासशील देश है, जाहिर तौर पर भारत का जिक्र करें, अमेरिका का जिक्र करें, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का हो सकता है, उनका रोल किस तरह का हो सकता है? देखिए नबी हसन जी, भारत की लगातार नजर बनी हुई है। आप देखेंगे 13 तारीख को भी हमारे विदेश मंत्री की फोन पर वार्ता हुई इजराइल के विदेश मंत्री के साथ, 14 तारीख को ईरान के विदेश मंत्री के साथ चर्चा होती है। भारत लगातार पूरे उस पे नजर रखे हुए है कि अभी क्या क्या हालात हैं और किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं। क्योंकि भारत की अगर स्थिति देखें तो अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल अलग है। अगर इजराइल के साथ हम देखें तो रक्षा समझौते, रक्षा आयात है, उसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। तो भारत और इजराइल के संबंध 1992 से लेकर आज तक हर दिन बढ़ते ही गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कह सकते हैं कि उच्चतम स्तर पे है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारत की स्थिति अलग क्यों है? क्योंकि इजराइल के साथ तो हमारे संबंध प्रगाढ़ हैं ही हैं, उसके साथ ही साथ ईरान से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर चाबहार पोर्ट की बात करें, अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, अगर इवन यूएस के सैंक्शन होने के बावजूद भारत ने लगातार तेल आयात किया है ईरान से। तो अगर कोई देखेगा कि सबसे इसमें न्यूट्रल देश कौन है जो सच में चाहता है कि क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में जो है वो शांति व्यवस्था जल्द से जल्द कायम हो सके, तो वो भारत है। तो हमारे विदेश मंत्री लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखें तो भारत की जो विदेश नीति है उस पर कहीं ना कहीं पूरे विश्व को भरोसा है। और जाहिर तौर पर भारत की विदेश नीति पर भरोसा है और यही कारण है कि विदेश मंत्री का जो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी अलग अलग मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बाकायदा बातचीत की है और इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, अमेरिका बीच में आया और मिडिलमैन बनके उसने इस पूरे संघर्ष को किस तरह से रोका जा सकता है, उसमें एक अहम किरदार निभाया अमेरिका ने। वैसे ही अब ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष लगातार जारी है, उसमें अमेरिका का रोल और भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। लेकिन अमेरिका का रोल के बारे में भी जरा क्लियर कीजिएगा, अमेरिका और रशिया के रोल के बारे में भी। देखिए, जहां तक हम अमेरिका की बात करते हैं तो आज के समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं और दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन अगर बात करें अमेरिकी विदेश नीति की तो बहुत ज्यादा व्यापार को ध्यान में रखते हुए उनकी विदेश नीति बनती है, जो कि भारत के साथ ऐसा नहीं है। हमारे लिए व्यापार के अलावा भी बहुत सारी शांति व्यवस्था पूरे क्षेत्र में बने, उसके लिए भारत लगातार प्रयास करता है। पूरे विश्व को पता है कि भारत शांति का पुरजोर समर्थक रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी नीति हो उसमें कहीं पूरे विश्व को बताने की जरूरत नहीं। हमारी जो नीति रही है कि हम हमारी स्वायत्त विदेश में किसी के प्रेशर में नहीं, नॉन अलायंस, हम ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे और ईरान का विरोध करेंगे, अब ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे इजराइल का विरोध जी। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले हमारी वो प्रमुखता। उसके अलावा अगर बात करें कि क्यों भारत पे विश्वास किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास ठोस कारण है जी। पहली बात तो हम ये करें कि दोनों देशों से हमारे चाहे वो रक्षा हो या संस्कृति हो, कई सारे आयाम में आदान प्रदान होता है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि प्रभावी कूटनीति क्या होती है जिसमें गोपनीयता बनी रहे, जहाँ पे कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह हो। शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए आप अमेरिका विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत कर सकते हैं। और यही बात प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो रूस के प्रधानमंत्री पुतिन हैं, उन्होंने इस बात को खुले तौर पे बोला कि भारत की जो यूनिक पोजीशन है,
जो दोनों देशों को लेकर जो बिल्कुल तटस्थ है, जो किसी प्रेशर में कोई चीज नहीं कर रहा, वो है भारत। भले ही आपने रिसेंटली अभी जो एक डेवलपमेंट हुआ है कि एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी चेयर कर रहा है चाइना, उन्होंने कंडेम किया है इजराइल, लेकिन भारत ने उससे अपने आप को दूर रखा। कहीं ना कहीं इस बात को राष्ट्रपति पुतिन समझते हैं कि भले ही वो आगे आकर उस चीज को नहीं कह सके, इसलिए वो भारत को आगे करना चाहते हैं और वो बोल रहे हैं कि पूरा सहयोग वो भारत को करेंगे कि भारत इसमें मध्यस्थता करे। नहीं, जाहिर है। देखिए, मध्यस्थता के लिए वही चीज हो गई ना कि आप मध्यस्थता के लिए आखिर क्या कुछ वो कदम हो सकते हैं, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है, कैसे एक स्टेप फॉरवर्ड किया जा सकता है, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है इजराइल और ईरान के बीच में वो ऐसी है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले तकरीबन 100 घंटे हो गए, यानी कि आप जो 4 दिन ऑलमोस्ट अगर आप माने तो 4 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। इधर से अटैक्स हो रहे हैं, उधर से मिसाइलें आ रही हैं, इधर से ड्रोन्स जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। वो चीजें अपने आप में दर्शा रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे मध्यस्थता करें, कैसे दोनों देशों को बीच में लाकर एक टेबल पर लाकर ये कहें कि नहीं, अब आप रुकिए जरा, जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा सकता है या फिर उसका एक सेकेंडरी ऑप्शन निकाला जा सकता है। इसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है संवाद। जब तक बातचीत नहीं होगी दोनों देशों में, तब तक शांति का कहीं कोई आप कयास लगा नहीं सकते। तो शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जरूरी है। बातचीत कैसे होगी? तो कोई ऐसा देश जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो आपकी गोपनीयता को बरकरार रखे, जिसको हम कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उससे भारत पर ईरान को भी भरोसा है और भारत पर इजराइल को भी भरोसा। तो जिस स्थिति में भारत है उस स्थिति में, ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, हम बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, बड़ी खबर है, उसको रुख करते हैं और फिर मैं आपके पास आऊंगा प्रोफेसर साहब। एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते चलते हैं, जानकारी आपको हम देते चलते हैं। दरअसल बड़ी और अहम खबर आपको हम बताते चले। तो महत्वपूर्ण खबर है, इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत का रुख। दरअसल जयशंकर ने 2 से 3 देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। यूएई और आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों से बातचीत की गई है जयशंकर के जरिए। यूएई और आर्मेनिया के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की गई है। जयशंकर ने दरअसल 2 देशों के मंत्रियों के साथ, विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की है, यूएई और आर्मेनिया के। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस बात का प्रोफेसर साहब भी जिक्र कर रहे थे, लगातार प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, जिस बात का जिक्र कर रहे थे, यूएई और आर्मेनिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करना, वो किस दिशा की ओर बढ़ाता है? जी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन दोनों देशों के साथ भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और आर्मेनिया के साथ तो आप कुछ दिन पहले ही देखेंगे कि भारत ने काफी सहयोग और समझौते किए हैं और यूएई के साथ तो हमारा काफी पुराना और व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों ही संबंध रहा है। तो इन दोनों देशों को बीच में लाने से कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। अभी तो ये शुरुआत है, कहीं ना कहीं भारत लगातार प्रयास कर रहा है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो मैंने कहा था कि वो लगातार फोन पर या अन्य स्रोतों से लगातार सभी विश्व के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं कि किस तरह से जल्द शांति स्थापित की जा सके मिडिल ईस्ट में। हाँ, जाहिर है, और यही चीज है कि शांति जल्द से जल्द स्थापित हो, उसको लेकर क्या किया जा सकता है। 2 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत करना, और ये दर्शा रहा है ना कि इंडिया जो है, भारत दरअसल वो जाहिर तौर पर मध्यस्थता के लिए आगे आ सकता है।
वो जो आप बता रहे थे ना कि दोनों देशों के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि किसी से ज्यादा खराब संबंध नहीं है, दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है। और जाहिर तौर पर जब आपके दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे तो आप वहां के मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, वहां के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, वहां के उस शख्स से बातचीत कर सकते हैं जिससे ये तय हो जाए कि किस तरह इन चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है। कि उसके अलावा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाले है। जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में जो छवि भारत की है वो दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत हुई है। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो हमारा मूल मंत्र है जी, शांति के साथ सारे मुल्क एक दूसरे के साथ सहयोग और शांति के साथ रहे, उसी पे हम विश्वास करते हैं। भारत ने कभी भी किसी युद्ध को समर्थन नहीं किया है, ना ही किसी तरह के संघर्ष संलिप्त रहा है। नहीं तो अभी जो जी कंप्लीट कीजिए, बात कंप्लीट कीजिए। तो अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं सीधा संकेत है कि क्रेडिबिलिटी भारत की क्या है, भारत आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहाँ खड़ा है, कौन भारत पे कितना विश्वास करता है। तो भारत के लिए ये नहीं, लेकिन अमेरिका का अगर जिक्र करें तो अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल को लेकर, ईरान को लेकर उसका दो अलग अलग रुख देखने को मिलता है। क्योंकि गाहे बगाहे ऐसी भी खबरें आ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप भी का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, वो खोमनई को लेकर एक अटैकिंग मूड में नजर आते हैं। जी, इजराइल और ईरान के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका का रुख संतुलित नहीं, वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ पूरी तरह झुका होगा, जो कि भारत से अलग है। जबकि भारत की अगर बात करें तो भारत का दोनों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है और भारत की विश्वसनीयता इससे भी बढ़ती है। हाँ, निश्चित तौर पर लेकिन पॉइंट यही है ना कि इस संघर्ष में भारत की भूमिका क्या रहेगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि हम, जो आप भी बता रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक जो इमेज का जो जिक्र करते हैं वो एक बेहतरीन इमेज है, किसी भी तरह की दागदार इमेज नहीं है, एक विकासशील देशों में शुमार है, एक ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पास है जो हर देश के साथ संबंध को बेहतर करता है। और शायद यही कारण है कि इन दोनों देशों की मध्यस्थता में भारत का एक अहम किरदार होने वाला है, एक भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए कोई भी संघर्ष होता है तो उसमें मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों पे आपसी सहमति नहीं होती है उनमें आपसी सहमति कैसे बनेगी, यही शांति का रास्ता खोलता है। तो आपसी सहमति बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो संवाद है। और संवाद स्थापित, कुछ राष्ट्र हैं जो अपने निजी हितों के लिए चाहते नहीं है कि संवाद स्थापित हो, लेकिन भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और इसकी छवि भी दिन प्रतिदिन। लेकिन अगर कोई संवाद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी की सिचुएशन अगर हम देखें, वहां की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वहां अभी हम ये देख पा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी दूतावास क्षतिग्रस्त हो गया है, वहां पर नुकसान हुआ है। और जो रिहायशी तेल अवीव हो गया, तेहरान हो गया, वहां के लोगों को बाकायदा कह दिया गया है कि आप लोग इलाके छोड़ दीजिए, अपने क्षेत्र छोड़ दीजिए। यह दर्शा रहा है कि ये जो संघर्ष है वो एक बड़े लेवल पर पहुंच गया है। अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यही कारण है कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देखिए, कोई भी राष्ट्र आज के डेट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हम सारे राष्ट्र एक दूसरे पारस्परिक निर्भरता है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो बड़े जिम्मेदार जो लीडर्स हैं उनकी बातों का असर तो पड़ता ही है। तो वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैक चैनल डिप्लोमेसी, किस मुद्दों को किस तरह से हल किया जा सकता है, वो लगातार उसके प्रयास हमारे विदेश मंत्रालय से हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार नजर इन सब चीजों पर बनी हुई है। वो हमारा भारत का सबसे पहला जो एजेंडा है कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में भी शांति व्यवस्था बहाल की।
शुरुआत तो कहीं ना कहीं संवाद से होगा, और संवाद नहीं, कैसे मेरा स्थापित पॉइंट ये होगा, जाहिर और है, देखिए संवाद से ही होगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर एक संघर्ष इस लेवल पर पहुंच गया है कि रिहायशी इलाकों को लोगों तक निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो संघर्ष उस लेवल पर है कि संवाद स्थापित हो सके, या फिर उसमें बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, और यही बात सारे विश्व के शीर्ष नेताओं को भी समझने की जरूरत है। और खासकर से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जो खासकर से साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल आसपास के इलाके हैं, आप ये देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कम से कम 10 से 12% पूरे विश्व का जो क्रूड ऑयल है उसी रूट से आता जाता है। तो फर्क तो सबको पड़ेगा, फर्क रशिया को भी पड़ेगा, फर्क चाइना को भी पड़ेगा, फर्क इंडिया को भी बात पड़ेगा। कंप्लीट कर सकते हैं सर। आप भले ही ऑन एयर अभी टीवी पर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, आप बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी जी, तो मैं वही कह रहा था कि कई सारी चीजें हैं जो मजबूर करेंगी कि वहां शांति व्यवस्था जल्द से जल्द स्थापित की जाए। अगर अशांति की व्यवस्था रहेगी तो पूरे विश्व में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर बात उसकी करें तो पूरा का पूरा ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो सकता है, एविएशन सेक्टर नुकसान में जाएगा। तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी एक दूसरे से जुड़ा है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज आप बता सकते हैं कि क्या कुछ ऑप्शंस हैं अभी भारत के पास, कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं, वो कहाँ मतलब ये जो संघर्ष विराम अगर कराना है, अगर इन मध्यस्थता करानी है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो जरा आप बता सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि दोनों देशों के साथ सीधा संपर्क। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, SCO हो गया, इन सब में भारत ने कभी ना कभी इन सबकी अध्यक्षता की भी है, और यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में भारत, तो उन देशों के साथ समन्वय स्थापित करके और फिर इन नेताओं से, ईरान और इजराइल के नेताओं से वार्ता हो। उसके बाद से जो भी डायरेक्ट चैनल्स हैं जैसे कि अमेरिका, रूस, इन सबके साथ संवाद स्थापित करके कि जो भी समस्या है इजराइल और ईरान को पूरी तरह से सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता साथ में आए, तो उसमें भारत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमें ज्वाइन करने के लिए, और आपने इस विषय पर तमाम बातें की हैं, हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इस वक्त की स्थिति अगर देखी जाए तो वो स्थिति गंभीर बनी हुई है, और जाहिर तौर पर भारत एक अहम किरदार निभा सकता है। बातचीत की जा रही है, एस जयशंकर भी बातचीत कर रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि भारत जो है वो बीच में मध्यस्थता कैसे लानी है उस ओर भी आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।